आप सब लोग इनके बारे में जानते होंगे, श्रद्धा और अमन। कौन नहीं जानता है? ओके, सब लोग जानते हैं इनके बारे में। यदि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, कोडिंग सीखनी है या वेबसाइट डेवलपमेंट आपको यदि सीखना है, वो भी फ्री में, तो हम चाहते हैं कि आप इनके चैनल पर विजिट करें। इनसे बेहतर कंप्यूटर कोडिंग सिखाने वाला कोई नहीं है, वो भी फ्री में। ओके, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं साथियों, सभी स्टूडेंट तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। इंजीनियरिंग की और भी कई ब्रांचेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है। ओके, इलेक्ट्रिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी एक ब्रांच होती है, मैकेनिकल है। तो बाकी के स्टूडेंट्स जो कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उन ऑप्शनों में से एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कि टास। इस सिस्टम के अंदर सभी तरह के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूज़ होते हैं। सभी के लिए इसमें जॉब अवेलेबल हो सकती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, इवन सिविल का भी हो। सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच हैं, जो कि CS, IT, ECE, ओके, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, all these students can have an opportunity at this automation system area. Okay, so for these students I suggest to join my channel. So हम जानते हैं कि हम डेली पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक बढ़वाने के लिए, पेट्रोल के लिए हम जाते हैं। ओके, आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ मशीनें लगी होती हैं, ये वाली है ना, इनको बोलते हैं डिस्पेंसिंग मशीन। ओके, इसके अलावा आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर एक स्टोरेज टैंक होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन वहाँ पे होता है। इन रिफिलिंग मशीन के अंदर जो पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, डीजल कहाँ से आ रहा है, वो रिफिलिंग टैंक से आता है, स्टोरेज टैंक से आता है। तो ये टैंकर्स जो होते हैं, ये नॉर्मली वहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं, बट ये टैंकर्स आते हैं पेट्रोल डीजल लेकर के, और ये अनलोड करते हैं वो स्टोरेज टैंक्स के अंदर, या और ये स्टोरेज टैंक से जो है प्रोडक्ट इन रिफिलिंग मशीन के थ्रू हमारी बाइक्स में या फिर कार्स में आता है। ओके, सो यहाँ पर भी ऑटोमेशन सिस्टम का यूज होता है। या यहाँ पर भी कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। वो एम्प्लॉयज़ ओनली ऑपरेशन के लिए होते हैं कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, सेट करेंगे, डालेंगे, वो ऑटोमेटिक होता है सिस्टम। ओके, दे जस्ट स्टार्ट एंड इट विल कट ऑफ ऑटोमेटिकली। ये वॉल्यूम के बेसिस पे भी भर सकते हैं और प्राइस के बेसिस पर भी यहाँ पर प्रीसेट डाल सकते हैं। जैसे आपको 5 लीटर लेना है तो दे कैन पुट 5 लीटर, और आपको 100 रुपये या 50 रुपये का पेट्रोल चाहिए तो वो भी आप ये अमाउंट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लीटर में भी ले सकते हैं आप और प्राइस के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये मशीन्स के अंदर ये फैसिलिटी होती है। ये भी एक टाइप का ऑटोमेशन ही है, बट ये पेट्रोल पंप का ऑटोमेशन है। ओके, बट जो लार्ज ऑटोमेशन सिस्टम है वो ये टैंकर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये टैंकर्स के अंदर प्रोडक्ट कैसे आता है, कैसे डिलीवर होता है वो प्रोडक्ट, टैंकर्स को भरने का सेफ प्रोसीजर क्या हो सकता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उनके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, और वहाँ पर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस एरिया में, सैलरी कितनी मिलती होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब हम डिटेल में 1 बाय 1 करके सीखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में ये जो पेट्रोल है या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे हम जानते हैं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो फाइनल फॉर्म में नहीं होता है, वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में आता है।
जब भी ये समुद्र से निकलेगा, सी से जब निकलता है ये प्रोडक्ट, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द क्रूड ऑयल। ओके, और ये क्रूड ऑयल जब निकलता है तो वो पहुंचता है रिफाइनरीज में। ओके, यहाँ रिफाइनरी के अंदर प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, उन प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी ऑटोमेशन सिस्टम का यूज होता है। क्या ये रिफाइंड होते हैं प्रोडक्ट और फिर आपके बनते हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ से, HSD, MS, SKO और अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और लास्ट में आपको जो बनते हैं वो ब्लैक ऑयल, करेक्ट, फर्नेस भी बनता है यहाँ से। तो इस क्रूड ऑयल से बहुत सारे वाइट ऑयल, ब्लैक ऑयल और अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनका अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ओके, सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाले प्रोडक्ट MS, HSD, SKO, ATF भी हो सकता है वहाँ पर। ओके, इसके अलावा ब्लैक ऑयल इज़ द लास्ट प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे स्टोर होते हैं टैंक्स में रिफाइनरी के बाद में, उसके बाद ये लोड होते हैं वैगन्स में या फिर पाइपलाइन के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, तो यहाँ से नॉर्मली ये पहुँचते हैं टर्मिनल्स और डिपोज के अंदर। तो ये वैगन जो है यहाँ पहुँचती है और या फिर यहाँ पर डायरेक्ट पाइपलाइन भी पहुँच सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़े बड़े टैंकर्स में ये प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होता है, यहाँ से अनलोड होगा इसके थ्रू। ओके, अनलोड होकर के इसमें स्टोरेज होता है, देन ये प्रोडक्ट वापस लोड होता है और वापस लोड होकर के डिपोज में के जरिए पहुँचेगा। फिर यहाँ पे डिपोज के अंदर जो है आपके टैंकर्स जो जाते हैं, ये टैंकर वहाँ पे लोड होते हैं डिपो के अंदर और यहाँ से ये पहुँचते हैं आपके पेट्रोल पंप पर। ओके, यहाँ पर इनका जो स्टोरेज टैंक होता है यहाँ पर ये अनलोड होते हैं। यहाँ पर अनलोड होने के बाद में ये रिफिलिंग डिस्पेंसिंग मशीन है जिसके जरिए आपके व्हीकल में पहुँचते हैं। करेक्ट, तो ये प्रोसीजर है इनके अनलोड होने का, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू जो है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल आप तक पहुंचता है। तो देखा आपने कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप तक पहुंचा। करेक्ट, क्रूड ऑयल शिप के जरिए आता है प्रोडक्ट, रिफाइनरी में जाता है, रिफाइनरी से पहुंचता है टर्मिनल्स में, फिर वहाँ से पहुंचता है ये वैगन के जरिए डिपोज के अंदर, फिर आपके डिपो से टैंकर में आता है और टैंकर के जरिए आपके पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। ओके, तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस ऑटोमेशन वर्ड पर कि ऑटोमेशन वर्ड का शब्द का क्या मतलब होता है। तो ऑटोमेशन का एक बेसिक मतलब ये है कि एक लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी है। करेक्ट, मतलब कि आदमी का काम थोड़ा आसान करना है, कम मेहनत करनी है उसे और काम अपने आप हो जाए, मैक्सिमम काम अपने आप हो जाए। प्रोसेस को वो मॉनिटर करेगा सेफ्टी के जरिए, स्टार्ट स्टॉप भी कर सकता है। पर ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में क्या होता था, जब ये टैंकर लोड होते थे तो डायरेक्ट पाइपलाइन को ओपन करना होता था, यहाँ पर एक वॉल लगे होते थे और यहाँ से पाइपलाइन टैंकर में जाता था डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये मैनुअल वॉल को ओपन करेंगे और उसको लोड करना होता था। ये कम्प्लीटली मैनुअल ऑपरेशन होता था जो बहुत ही डेंजर और अनसेफ होता था ये। ओके, अनसेफ ऑपरेशन होते थे वो, और वहाँ पर ये प्रोडक्ट की भी कोई गारंटी नहीं कि कितना गया है, उसको फिर रॉड्स के ज़रिए मेज़र करना होता था कि वहाँ पे कितना है वहाँ पे इस टैंकर में प्रोडक्ट। तो उसमें काफ़ी लॉस होते थे, या दैट वाज वेरी अनसेफ एंड अनसर्टेन प्रोसेस। ऑटोमेशन आने के बाद में क्या हो गया है कि ये पूरा प्रोसीजर जो है, आपको कुछ वॉल ओपन नहीं करना है मैनुअली, सारे वॉल ऑटोमेटिकली ओपन होंगे। प्रोसेस आपको जस्ट स्टार्ट करना है, वो भी आपको कोई वॉल ओपन नहीं करना, जस्ट यू हैव टू फ्लैश द कार्ड एंड स्टार्ट द पुश बटन। ओके, एंड द प्रोसेस विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट होता है लोडिंग का, ऑटोमेटिक ही स्टॉप होता है, और वो इमरजेंसी में ऑटोमेटिक स्टॉप भी हो जाता है। तो ऑटोमेशन ने आप सेफ्टी प्रोवाइड करी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है,
इस लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशंस के अंदर, और डेफिनेटली उनका जो लॉस जो होता है वो ख़त्म कर दिया है, नो लॉस, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हाईली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये ऑटोमेशन का यूज है। ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आपके मैन पावर की कॉस्ट को बचा रहा है। एक एक आदमी को आपको लाख लाख की सैलरी देनी है, उससे ज़्यादा कम देनी है। फिर उसके सेफ्टी का एक मेजर होता है, क्योंकि मैनुअली ऑपरेट करना इट इज़ वेरी डेंजरस प्रोडक्ट। या सो ऑटोमेशन का मतलब क्या है, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने ह्यूमन इंटरवेंशन को थोड़ा कम कर दिया है सेफ्टी की वजह से। प्रोडक्शन में भी बहुत सारी मशीनें यूज होती हैं, जहाँ पर भी ऑटोमेटेड मशीनें यूज होती हैं। तो मैनुअल हो सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक हो सकते हैं, करेक्ट। ऑपरेशन दो टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम ऑटोमेशन प्रोसेस को समझेंगे तो ये समझ सकते हैं कि ये फिक्स ऑटोमेशन वाले हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐसा होता है, फिक्स ऑटोमेशन से मतलब है कि वो मशीन एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाएगी। प्रोग्रामेबल का मतलब है कि उस मशीन को हम प्रोग्राम कर देंगे तो वो एक दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकती है, ठीक है। एंड तीसरा होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का मतलब है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो एक ही मशीन से, करेक्ट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से है। बट ऑटोमेशन, टर्मिनल ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑपरेशंस मैनुअल भी होते हैं और कुछ ऑटोमेटिक होते हैं, ओके। मैक्सिमम ऑपरेशंस जो होते हैं वो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, कि मतलब उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, बट फॉर द इमरजेंसी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रोसेस आर ऑटोमेटेड, ओके। अब हम जानेंगे टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में। तो गाइस टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी वाइड एरिया होता है। आपका टर्मिनल या डिपो जो होता है काफ़ी वाइड एरिया है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग एरियाज़ होते हैं, और वो एरियाज़ के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग सिस्टम अवेलेबल होते हैं, जो कि सभी टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम का पार्ट है। इसमें दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक होता है ऑपरेशन वाले प्रोसेस, दूसरे होते हैं सेफ्टी वाले इंस्ट्रूमेंट, ओके। ये सभी मिलकर के टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो टैंकर जो होते हैं, ये टैंकर्स यहाँ पे पार्किंग एरिया में आकर के यहाँ पे खड़े होते हैं। यहाँ पर भी सिस्टम लगा रहता है इनकी अनाउंसमेंट के लिए कि भाई आपका जब का नंबर कब आने वाला है, ठीक है, कौन से पॉइंट पर आपका नंबर लगा हुआ है, आपको कहाँ जाना है अंदर। तो ये वहाँ पर स्क्रीन पर देख करके ये अपने नंबर चेक करते हैं। उसके बाद में ये टैंक पहुँचता है मेन एंट्री गेट पर। यहाँ पर ये टैंक चेक होता है। इसके बाद में एंटर होने के बाद में इसको चेक किया जाता है कि भाई इसके अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं है। सेफ्टी चेक होता है, देन इट रीचेस टू द गैंट्री, ठीक है। गैंट्री पर जिसको पता है कि भाई इसको कौन से वे पर जाना है, इसके पास में पूरा उसका डिटेल होता है, जिसको फैन स्लिप बोलते हैं। वहाँ पर ये टैंकर लोडिंग पॉइंट पर जाएगा, वहाँ पे अपना कार्ड दिखाएगा और लोड होगा, ओके। और वहाँ से लोड होने के बाद में वापस ये एग्जिट गेट से बाहर चला जाएगा अपना इनवॉइस लेकर के। ये तो एक सिंपल प्रोसीजर होता है। अब देखिए गैंट्री में जो प्रोडक्ट कहाँ से आता है, वो स्टोरेज टैंक से आता है, जिसको हम टैंक फार्म एरिया बोलते हैं, ठीक है। इस टैंक फार्म एरिया के अंदर भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि टैंक होते हैं, वॉल्स होते हैं, इमरजेंसी सिस्टम होता है, हूटर्स होते हैं, इसके अलावा गैस डिटेक्टर्स भी होते हैं। तो उन सभी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। अगला यहाँ पर एक एरिया होता है पंप हाउस एरिया। अब देखिए ये टैंक में जो प्रोडक्ट आएगा ये पंप हाउस में पंप्स के थ्रू आएगा, करेक्ट। मान लीजिए कि आपकी वैगन थी, वो इस वैगन एरिया में आई, यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो पाइपलाइन के थ्रू पर जाएगा, पंप के थ्रू टैंक में जाएगा, ठीक है। तो ये पंपिंग होकर ही टैंक में जा सकता है, डायरेक्ट तो टैंक में पहुँचेगा नहीं है, ठीक है। तो वो एक अनलोडिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद में लोडिंग प्रोसीजर होता है ये टैंकर्स में। तो टर्मिनल के अंदर दो प्रकार का प्रोसीजर होता है, एक होता है अनलोडिंग और दूसरा होता है लोडिंग, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर अनलोडिंग और लोडिंग का मॉनिटर होता है कंट्रोल रूम एरिया में, करेक्ट। यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा रहता है,
जहाँ पर एस्काडा सिस्टम है, पीएलसी सिस्टम है, तो वहाँ पर ये सारी डेटा मॉनिटर होता है लाइव, और यहाँ से कमांड भी दिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिपोज के अंदर एक पीएमसीसी एरिया होता है, एक मतलब एक पावर वाला एरिया, यहाँ पे खुद का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसको पीएमसीसी एरिया बोलते हैं। जो मेन पावर सप्लाई एमसीबी से आएगी या जिसका भी आएगा वो यहाँ पे आएगा ट्रांसफार्मर के जरिए। देन इनका खुद का डीजी सेट होते हैं, और अलग अलग फीडर्स होते हैं जो कि पंप के लिए हैं या फिर अलग अलग एरियाज़ में पावर सप्लाई देना है। ठीक है, उसके लिए मेन एरिया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है फायर इंजन एंड वाटर टैंक वाला एरिया। देखिए, विदाउट वाटर कोई भी डिपो के अंदर लोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो हर डिपो को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वाटर सप्लाई अवेलेबल रखनी पड़ेगी, है ना। जितनी इनके पास में लोडिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से इनको पानी भी रखना होता है कि इमरजेंसी में आपको कितना पावर की कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, तो उससे कम पावर पर यहाँ पर लोडिंग इज़ नॉट अलाउड। तो ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर भी लॉजिक ऐसे ही होते हैं कि बिना पानी के आपका लोडिंग विल स्टॉप ऑटोमेटिकली। तो ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है प्रोग्रामिंग के जरिए। तो दैट्स यू कैन से कितना इंटरेस्टिंग ये फील्ड है, यहाँ पे कितना सेफ्टी एंड ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो अब हम देखेंगे कि ये ऑटोमेशन सिस्टम को यदि आपको डिफाइन करना है तो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा से कमेंट्स को हटा देता हूँ। ठीक है, यदि आपको ठीक से सीखना है तो यू हैव टू प्रोवाइड सम टाइम। ओके, ये इतना प्रोसीजर इतना आसान नहीं है कि आप फटाफट इसको समझ जाएं, तो आपके पास में टाइम तो चाहिए। सो टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये कोई नया प्रोसीजर नहीं है, लगभग 1990 से चला रहा है। वैसे तो सबसे पहले शिपिंग में होता था कि जब ये क्रूड ऑयल आता था शिप के ज़रिए, तो उन शिप्स को यार्ड ऑटोमेशन के ज़रिए वहाँ पर ऑटोमेटेड लगाए गए थे इंस्ट्रूमेंट कि भाई कौन सा शिप कहाँ पे है, कितना उसमें पेट्रोल है, डीजल है। ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वहाँ का, शिप का भी, यार्ड ऑटोमेशन का। उसके बाद में ये सिस्टम आया टर्मिनल्स के अंदर, तो टर्मिनल्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोमेशन सिस्टम यार्ड के जरिए। ठीक है, तो यदि हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ द टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम, डेफिनेशन सिंपल है कि टास्क इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फुल्ली और पार्शियली ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स और प्रोसेस with a supervisory control and data acquisition system to monitor and control the terminal automation process. Okay, जो टर्मिनल ऑटोमेशन के जो ऑपरेशंस जो होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए आपके पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं और एस्काडा सिस्टम जो है उसको कंबाइंड रूप से हम टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो फुल्ली ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं और पार्शियली ऑटोमेटेड भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ओके, ये प्रोसेस भी होती है ये, तो इन सबको मिलाकर ही टास्क बनता है, समझे आप। अब इसके मेन पार्ट क्या हो सकते हैं टास्क के? एक तो हो गया फील्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके अलग अलग एरिया में लगे हैं, टैंक फार्म में लगे हैं, गेंट्री पे लगे हैं, पंप हाउस में लगे हैं, पीएमसीसी में लगे हैं, फायर इंजन वाले एरिया में लगे हैं, टैंक वैगन डिस्पेच एरिया में लगे हैं, अलग अलग एरिया में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। और उसके अलावा आपका जो कंट्रोल रूम वाला एरिया है वहाँ पर जो लगे हैं एस्काडा सिस्टम एंड एलआरसी एंड पीएलसी, इसको कंबाइंड मिलाकर बोलते हैं हम टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ के बारे में वन बाय वन जानेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, एरियाज़ के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।